गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अब्बासीज रेवोल्यूशन फॉर देयर सक्सेस इन द सेंट्रलाइजिंग द मुस्लिम पॉलिटी मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज करने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए द उमैयाद पेड हैवी प्राइसेस। तो उमैयाद ने क्या किया, उमैयाद यानी काफ़ी हैवी प्राइसेस पे किए इसके लिए। हैवी प्राइसेस क्यों पे किए? ताकि मुस्लिम्स का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और जो पॉलिटिक्स है उसमें, जो पॉलिटी है उसमें मुस्लिम्स जो हैं वो उसको कंट्रोल करें और सेंट्रलाइजेशन जो है ना वो मुस्लिम्स के पास चला जाए। A well-organized movement called Dawa brought down the Umayyad and replaced them with another family of Makkan origin. इसके लिए एक बहुत अच्छे से एक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया जिसको कहा जाता है दावा। दावा नहीं, दावा। ब्रॉट डाउन, और इस जो मूवमेंट ने उमैयाद को क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया और मक्का में एक दूसरी फैमिली का ओरिजिन हुआ। और वो दूसरी फैमिली कौन थी? द अब्बासीद इन 750। और वो दूसरी फैमिली थी अब्बासी और इनका ओरिजिन मक्का में हुआ 750 में, यानी कि 750 में। द अब्बासीद portrayed the Umayyad regime as evil and promised a restoration of the original Islam of Prophet। अब्बासीज ने जो भी पोर्टियार्ड था उनका ये था कि उमैयाद का जो तरीक़ा था और उमैयाद जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे उनका रिजाइम एज ईविल, इसमें बुराइयां हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट हैं इस्लाम के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका तरीक़ा है, जो ओरिजिन तरीक़ा है इस्लाम का, हम उसको फॉलो करेंगे। The revolution led not only to a change of dynasty but change in the political structure and the culture of Islam। इस रेवोल्यूशन की वजह से सिर्फ उस डायनेस्टी यानी अब्बासीज की जो डायनेस्टी थी उसी में बदलाव नहीं आए, बल्कि इस्लाम का जो पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर था वो भी बदल गया। द अब्बासीद अपराइजिंग ब्रोक आउट इन द डिसेंट रीजन ऑफ द खुरासान। अब्बासीज ने क्या किया, खुरासान वगैरह के जो भी दूर दूर के आसपास के एरियाज़ थे उन सबको भी, वहाँ पर ये जो चीज़ें पहले से उमैयाद की थी उन सबको तोड़ दिया, ब्रोक आउट इनके वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी। रीजन ऑफ खुरासान अब कहाँ पर आए? ईस्टर्न इराक़ में। 20 day जर्नी फ्रॉम द दमश्कश ऑन द फास्ट हॉर्स। और 20 दिन का सफ़र किया दमश्कश से घोड़ों के साथ, बहुत तेज़ स्पीड से। खुरासान हैड अ मिक्स्ड अरब ईरानियन पॉपुलेशन। जो खुरासान के लोग थे वहाँ पर अरब और ईरानियन दोनों मिक्स पॉपुलेशन थी। विच कुड बी मोबिलाइज्ड फॉर वेरियस रीजन्स। द अरब सोल्जर हियर वर मोस्टली फ्रॉम इराक एंड रिसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द सीरियंस। जो भी अरब सोल्जर्स थे उसमें ज़्यादातर कौन थे? वो थे जो ईरान से आए थे और वो जिनका सीरियंस में जिनका मतलब डोमिनेशन था, मतलब एक तरह से रूलिंग क्लास थी ये सीरियन की। द सिविलियन अरब ऑफ खुरासान डिसलाइक द उमैयाद। खुरासान के जो अरब लोग थे, जो सिविलियन अरब थे, वो उमैयाद रिजाइम को पसंद नहीं करते थे। फॉर हैविंग मेड प्रॉमिस ऑफ टैक्स कंसेशन एंड प्रिविलेज विद वर नेवर फुलफिल। क्योंकि उमैयाद के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह का बोझ उन पर डाल रखा था जिसको वो लोग पूरा नहीं कर पाते थे, इसी वजह से वो इनको पसंद नहीं करते थे। एज़ फॉर द ईरानियंस मुस्लिम्स, जो ईरानियन मुस्लिम थे वो कहलाते थे मवाली। दे वर एक्सपोज टू द स्कोन ऑफ द रेस कॉन्शियस। और ये वो लोग थे जो नस्ली भेदभाव कॉन्शियस अरब, जिनको मतलब जो नस्ली इम्तियाज़ होता है उसको लेकर इनमें भेदभाव किया जाता था एक तरह से। एंड वर ईगर टू जॉइन एनी कंपेन टू आउट्स द उमैयाद। तो इन लोगों ने उमैयाद के ख़िलाफ़ जो भी
कंपेन वगैरह चल रही थी उसको इन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया। द अब्बासी डिसेंडेंट ऑफ अब्बास। अब्बासीज कौन लोग थे मैं आपको बता दूं, तो हज़रत अब्बास के जो डिसेंडेंट थे उनको अब्बासीद कहा जाता है। द प्रॉफिट और हज़रत अब्बास कौन थे, हज़रत अब्बास थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट है मुस्लिम्स के, उनके अंकल, उनके चाचा। मस्टर्ड द सपोर्ट ऑफ द वेरियस dissident group and legitimized their bid for power by promising that Messiah Mehdi from the family of the Prophet Ahl al-Bayt would liberate them from the oppressive Umayyad regime. तो मस्टर्ड द सपोर्ट ऑफ द वेरियस डिसेंडेंट, तो इन लोगों को, अब्बासीज को, क्योंकि उमैयाद को पसंद नहीं करते थे, इन्हें काफ़ी लोगों की, काफ़ी ग्रुप की सपोर्ट हासिल थी। और ये क्या करें, लेजिटिमेट देयर बिड फॉर पावर, अपनी पावर को आगे बढ़ाते जा रहे थे। फॉर प्रोमाइसिंग दैट अ मसीहा मेहदी फ्रॉम द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट, और उनका एक मानना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से एक मसीहा पैदा होगा। और मसीहा के को जो नाम दिया है वो दिया है मेहदी अलैहिस्सलाम अहल अल बैत। और ये और इनके हाथ पर तमाम लोग बैत करेंगे। बैत कहते हैं किसी, अल बैत कहते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं, अहल अल बैत यानी कि किसी के हाथ पर बैत करना, यानी कि प्रॉमिस करना। वुड लिबरेट देम फ्रॉम द ऑपरेसिव उमैयाद रिजाइम। और ये जो मसीहा यानी कि मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, ये ही क्या करेंगे, हमें इससे उमैयाद जो लोग हैं उनसे हमें आज़ादी दिलवाएंगे या उनसे हमें आज़ाद कराएंगे। दियर आर्मी वाज लेड बाय एन ईरानियन स्लेव। इनकी जो आर्मी थी उस आर्मी में कौन कौन लोग थे, इनके आर्मी में थे ईरान के जो गुलाम थे अबू मुस्लिम। अबू मुस्लिम कौन थे, हु डिफीटेड द लास्ट उमैयाद खलीफ। अबू मुस्लिम वो शख्स हैं जिन्होंने उमैयाद सल्तनत के आखिरी खलीफा को हरा दिया था, और उसका नाम क्या था, मरवान। तो मरवान कौन थे, मरवान उमैया डायनेस्टी के लास्ट का कलीफ थे जिनका नाम था मरवान। इनको किसने हराया था, इनको हराया था अबू मुस्लिम ने। अबू मुस्लिम ने इनको किस जंग में हराया था, उस जंग का नाम है इन अ बैटल एट द रिवर जैब। तो जो नदी है जैब, वहाँ पर जो युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है रिवर जैब, तो उस युद्ध में हरा दिया था अबू मुस्लिम ने उमैयाद के जो आखिरी खलीफ थे जिनका नाम था मरवान। अंडर अब्बासीद रूल अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइंड वाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ ईरानी कल्चर इंक्रीज। अब्बासी के दौरे हुकूमत में अरबों का जो भी इन्फ्लुएंस था वो घटता जा रहा था, जबकि ईरानी जो कल्चर की इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ रही थी। द अब्बासीज इस्टेब्लिश दियर कैपिटल एट अब्बासीज ने अपनी कैपिटल कहाँ पर इस्टेब्लिश की, बगदाद में, नियर द रूइंस ऑफ द एंशियंट ईरानिया मेट्रोपोलिस कैस्टिफोन। तो ये जो बगदाद है कहाँ पर है, ये ईरान के ही पहले ज़माने में हम बात करें एंशियंट ईरान की, तो उसके जो अब बर्बाद हो गया है मेट्रोपोलिस कैस्टिफोन, उसके ही करीब में जगह है बगदाद, तो उसको अब्बासीज ने अपनी कैपिटल बनाया। The army and the bureaucracy were reorganized on a non-tribal basis to ensure greater participation by Iraq and खुरासान। और जो भी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी थी उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया गया ऑन इन नॉन ट्राइबल, यानी कि अब दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने का मतलब है यानी कि जो लोग ट्राइबल्स थे, जो लोग नॉन ट्राइबल, जो लोग ट्राइबल पीपल नहीं थे, उनको भी आर्मी में अब जगह दी गई। और इस बात की श्योरिटी दिलाई गई कि इराक और खुरासान के लोगों का आर्मी में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। द अब्बासीज रूलर स्ट्रेंथन द रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ द खिलाफत। जो भी अब्बासी हुक्मरान थे उन्होंने खिलाफत के जो भी काम थे, खिलाफत में जो उनका स्टेटस होना चाहिए और किस तरह से इस्लाम रिलीजन को ताकत दी जाए, ये सारे काम उन्होंने बहुत अच्छे से अंजाम दिए। एम पेट्रोनाइज इस्लामिक इंस्टीट्यूशन एंड स्कॉलर्स, और इन्होंने काफ़ी इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को और स्कॉलर्स वगैरह
इन्होंने मतलब एक तरह से प्रोड्यूस किए। बट देवर फो यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जो अब्बासीज़ के दौर हुकूमत में मुसलमान हुए। बट दे वर फोर्स बाय द नीड ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्पायर टू रिटेन द सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द स्टेट। बट दे वर फोर्स, लेकिन उनको फोर्स किया गया नीड बाय द नीड, यानी कि उस वक्त गवर्नमेंट और एम्पायर की जो भी ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत ये थी कि स्टेट का जो नेचर है उसको सेंट्रलाइज करना चाहिए। इस चीज़ ने इन लोगों को, अब्बासीज जो रूलर थे, उनको काफ़ी फोर्स किया। दे मेंटेन द मैग्निफिसेंट इम्पीरियल आर्किटेक्चर एंड एलेबोरेट कोड सेरिमोनियल ऑफ द उमैयाद। इन लोगों ने एक आर्किटेक्चर, एक काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चरल चीज़ें, मतलब इम्पीरियल आर्किटेक्चरल पर इन्होंने काफ़ी काम किया। इसके अलावा कोड सेरिमोनियल्स को किस तरह से एलाबोरेट करना है उमैयाद के टाइम में, उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया। द रिजाइम विच टुक प्राइड इज़ इन हैविंग ब्रॉट डाउन द मोनार्की। और जो भी तरीक़ा इन्होंने अपनाया उसको आज लेकर ये फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रॉट डाउन द, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनार्की को ख़त्म कर दिया, उसको डाउन कर दिया मोनार्की को। इट सेल्फ कंपेल्ड टू इस्टेब्लिश इट अगेन, और ख़ुद अपने दम पर मजबूर किया कि इसको दोबारा से क्या किया जाए, यानी कि मोनार्की ख़त्म करके फिर से दोबारा से अब्बासीज़ की जो हुकूमत है, जो साम्राज्य है, उसको इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ब्रेकअप ऑफ खिलाफत एंड द राइज ऑफ सल्तनत। The Abbasid state became weaker from 9th century because Baghdad control over the distant provinces declined. 9th सेंचुरी में अगर हम देखें तो अब्बासी जो स्टेट थी वो काफ़ी, मतलब वो कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि बगदाद के ऊपर जो कंट्रोल था दूर दूर के प्रोविंसेस का, वो अब क्या, बगदाद कंट्रोल, यानी कि बगदाद का जो कंट्रोल था अब बाकी दूसरे प्रोविंसेस पर, दूर दराज वाले एरियाज़ पर वो, उसमें वो गिरना शुरू हो गया था, यानी कि उसमें गिरावट आना शुरू हो गई थी। बगदाद का कंट्रोल उस पर कम होता जा रहा था। एंड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रो अरब एंड द प्रो ईरानियन फैक्शंस इन द आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि प्रो अरब और प्रो ईरानियंस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गई थी। और ये वो लोग थे प्रो अरब और प्रो ईरानियंस जो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में थे, तो इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, जिसकी वजह से 9th सेंचुरी में अब्बासीज जो है ना वो कमज़ोर, उनका जो कंट्रोल था बगदाद और आसपास की जगह पर वो कमज़ोर होना शुरू हो गया था। क्योंकि जो आर्मी है, आर्मी में जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में, तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो दूसरे लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आर्मी ही से तो पता चलता है कि कौन सा देश कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आर्मी वीक हो जाएगी तो बाकी और चीज़ें तो खुद ब खुद वीक होना शुरू हो जाएंगी। In 810 a civil war broke out between supporters of अमीन एंड मेमन। 1810 में एक सिविल वार हुई जो दो लोगों के सपोर्टर के बीच में हुई थी। एक वो लोग जो अमीन के सपोर्टर थे और दूसरे वो लोग जो मेमन के सपोर्टर थे। सन ऑफ खलीफ हारून अल रशीद विच डिपेंडेंट द factionalism and created a new proper block of Turkish slave officers, ममलूक। तो खलीफा हारून रशीद के जो बेटे थे, जो जिनका जो काम करने का तरीका था वो फंक्शनलिज्म पर डिपेंड करता था, उन्होंने अपनी नई पावर को क्रिएट करने के लिए तुर्की के ग़ुलाम ऑफिसरों का एक ब्लॉक बनाया जिसको कहा जाता है ममलूक। शीज़्म वंस अगेन कम्पीटेड विद सुन्नी, और जो शियाज थे उन्होंने फिर से अगेन कम्पीटेड, किनको हराया? सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी फॉर द पावर। अब शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू हो गया पावर के लिए। अ नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टीज अरोज, और इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में बहुत सारी छोटी छोटी सल्तनत उभर के सामने हैं, जैसे कि कौन कौन सी? तहरीदीज एंड सामानीद। इन सामानीज कहाँ पर आई थी? खुरासान ईरान में जगह है। एंड
ट्रांसोजीनिया ये कहाँ पर है, तुरान। और लैंड बियॉन्ड द ऑक्सन, मतलब वो जगह जो ऑक्सन से आगे है। तुरा तुरान ईरान, तुरान ये जगह है सब। एंड द तुलुनिट्स ये कहाँ, इजिप्ट में और सीरिया में। अब्बासीज पावर वाज सून लिमिटेड टू द सेंट्रल इराक एंड वेस्टर्न ईरान। अब्बासी की अब जो पावर थी उसको लिमिटेड कर दिया गया और कहाँ तक रह गई, सेंट्रल ईरान और वेस्टर्न ईरान तक। सेंट्रल इराक और वेस्टर्न ईरान। दैट टू was lost in 945 when the Buyids, a city claimed from the Caspian region of Iran, captured Baghdad। 945 में जब बाइडीज कौन थे, जो ईरान है, ईरान के एक जगह है जिसका नाम है कैस्पियन रीजन से में एक क्लेन, एक ट्राइबल एरिया था। ये लोग थे बाइड्स, है ना, एक क्लैन कहते हैं, मतलब क्लैन जैसे कि कोई कबीला वगैरह। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बगदाद को कैप्चर कर लिया। द बाइड्स रूलर्स अज्यूम्ड वेरियस टाइटल, जो बाइड्स हुक्मरान होते थे इनको बहुत सारे टाइटल्स मिले होते थे, इंक्लूडिंग द एंशियंट ईरानियन, जिसमें पुराने ईरानियन भी शामिल हैं, शहनशाह, किंग ऑफ किंग, शहनशाह से कहते हैं बेटा जो टाइटल्स हैं इनके, राजाओं के राजा, बट नॉट दैट ऑफ खलीफ। दे केप्ट द अब्बासीज खलीफ एज द सिम्बॉलिक हेड ऑफ दियर सुन्नी सब्जेक्ट। उन्होंने कहा कि जो अब्बासी खलीफा हैं वो सुन्नियों के क्या होंगे, सुन्नियों के हेड होंगे। द डिसीजन नॉट टू एबोलिश द खिलाफत वाज अ श्योर्ड वन। खिलाफत को ख़त्म करने का जो डिसीजन था, खिलाफत को ख़त्म ना करने का जो डिसीजन था वो ये था कि खिलाफत ख़त्म ना की जाए। क्यों ना की जाए वो भी समझ लीजिए आप। बिकॉज अनदर शिटी डायनेस्टी द फातिमीद हैड एम्बियस टू रूल द इस्लामिक वर्ल्ड। क्योंकि ये था कि अगर खिलाफत ख़त्म कर दी गई तो बाद में जो दूसरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश होगी, डायनेस्टी द फातिमीद, वो क्या होगी, वो एक ऐसी डायनेस्टी होगी जिसका जो इस्लामिक वर्ल्ड के अकॉर्डिंग रूल करेगी, यानी कि जो इस्लामिक कानून है उनको फॉलो करेगी। द फातिमीज बिलोंग टू द इस्माइल सबसेक्ट ऑफ शीइज्म एंड क्लेम टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम द प्रॉफिट डॉटर। जो फातिमी से कौन लोग थे, इन लोगों का ताल्लुक इस्लामिक सेक्ट से था। ये लोग कौन थे, सेक्ट ऑफ शीइज्म एंड, और ये लोग कौन थे, ये लोग फातिमा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं उनके डिसेंडेंट थे, फातिमा एंड हैंस द सोल राइटफुल रूलर्स ऑफ इस्लाम। और ये इस्लाम की अगर हम बात करें तो काफ़ी पावरफुल रूलर रह चुके हैं। फ्रॉम देयर बेस इन नॉर्थ अफ्रीका दे कॉन्क्यूर्ड इजिप्ट इन 969। फॉर देयर बे नॉर्थ अफ्रीका में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने 969 में इजिप्ट को अपने कब्ज़े में ले लिया था। एंड इस्टेब्लिश द फातिमी, और इस इजिप्ट में क्या इस्टेब्लिश कर ली थी, फातिमीद खिलाफत को इस्टेब्लिश कर दिया था। द ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट, अगर हम इजिप्ट की ओल्ड कैपिटल की बात करें तो वो थी फुस्तान। अब बाद में फुस्तान रिप्लेस होकर नया सिटी कौन सा था जिसको इजिप्ट की कैपिटल बनाया गया, वो था मीरीख, आल्सो कॉल्ड द अल-काहिर, जिसको अल-काहिर भी कहा जाता है। द टू राइवल डायनेस्टी पेट्रोनाइज शीती एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट एंड स्कॉलर। दो अलग अलग डायनेस्टीज थी जो एक दूसरे की दुश्मन थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको वो इस तरह से उनको पेट्रोनाइज किया, पॉइंट्स, स्कॉलर्स वगैरह को, काफ़ी इन सब चीज़ को, मतलब डायनेस्टी पैट्रोनाइजर, सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉइट्स एंड स्कॉलर्स। तो इन दोनों ही डायनेस्टी जो एक दूसरे की राइवल थी, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को, पॉइट्स, स्कॉलर्स और सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स को पेट्रोनाइज किया। बिटवीन 950 एंड 1200, 950 से 1200 के दरमियान इस्लामिक सोसाइटी वाज हेल्ड टुगेदर नॉट बाय अ सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर। जो इस्लामिक सोसाइटी थी वाज हेल्ड टुगेदर,
तो वो एक साथ हो गई, और नॉट बाय अ सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर, उसको किसी सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर के ज़रिए नहीं चलाया जाता था। और सिंगल क्या कोई लैंग्वेज है या कल्चर है तो वो भी कोई उनका सिंगल लैंग्वेज या कल्चर वो फॉलो करते हैं। ये किसकी बात हो रही है? अरब की बात हो रही है। बट बाय कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न, लेकिन इनकी जो इकोनॉमिक और कल्चरल पैटर्न होंगे वो कॉमन होते थे। यूनिटी इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन, और जो भी पॉलिटिकल डिवीजन था उसमें यूनिटी पाई जाती थी। और इस यूनिटी को कौन मेंटेन करते थे? सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी। यूनिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेट और सोसाइटी को अलग अलग रखा गया था। द डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक हाई कल्चर, पर्शियन भाषा का जो डेवलपमेंट हुआ इसलिए हुआ ताकि जो इस्लामिक हाई कल्चर है उसको भी आगे बढ़ावा मिल सके। एंड मैच्योरिटी ऑफ द डायलॉग बिटवीन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, और लोगों के अंदर एक मैच्योरिटी आ जाए है और वो इंटेलेक्चुअली किसी भी चीज़ पर बात करें, यानी कि मैच्योरिटी ऑफ द डायलॉग, यानी कि जो भी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन और डायलॉग्स हैं उसमें क्या होनी चाहिए? एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। स्कॉलर आर्टिस्ट एंड मर्चेंट मूव फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। स्कॉलर्स थे, आर्टिसंस थे, या जो भी सौदागर वगैरह होते थे वो सेंट्रल इस्लामिक लैंड में आराम से घूमते थे। एंड एश्योर द सर्कुलेशन ऑफ आइडिया एंड मैनर्स, और जो भी वहाँ के मैनर्स होते थे, जो भी आइडियाज़ होते हैं उन सब के बारे में उन्हें पूरी नॉलेज होती थी। सम ऑफ दीज also percolated down the civil level of villages. Some of these also, उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि अगर हम बात करें परकोलेटेड डाउन टू द विलेज लेवल ड्यू कंजर्वेशन, तो विलेज लेवल पर अगर हम बात देखें तो वहाँ पर किसी तरह की कोई कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम रहती थी। यानी कि कन्वर्जन समझ गए ना, कि किसी मतलब उम्मती या मोहम्मद को फॉलो करना और बाकी धर्म को छोड़ देना, कन्वर्जन। द मुस्लिम पॉपुलेशन लेस देन 10% इन द उमैयाद में लगभग 10% से कम मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और अर्ली अब्बासीज क्या था? एक कल्चरल सिस्टम था जो अलग था बाकी दूसरे रिलीजन से, बेकम मच शार्पर और बहुत डिफरेंट था, विच मेड द कन्वर्जन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल। और इसी अब्बासीज की जो सिस्टम था उसकी वजह से ही क्या हो पाया पॉसिबल, कि जो भी कन्वर्जन था वो पॉसिबल हो पाया। रिलीजन बिकम मच शार्पर विद मेड कन्वर्जन इन पॉसिबल एंड द मीनिंगफुल, और कन्वर्जन भी पॉसिबल हो पाया और उस चीज़ को कन्वर्ट करने के बाद उसके मीनिंग क्या हो जाते हैं, इस चीज़ को भी आज लोग फिर मानने लगे। The third ethnic group was added to the Arab and the Iranian with the rise of the Turkish Sultanate in the 10th and 11th centuries. थर्ड ethnic group, तीसरा ethnic group जिसको was added to the Arab and Iranian, जिसने अरब और ईरानियन को ऐड किया टर्किश सल्तनत के साथ, उभरती हुई टर्किश सल्तनत के साथ, तुर्की जो साम्राज्य था उसके साथ। ये कब किया उसने? 10th और 11th सेंचुरी में किया। द तुर्क वर नोमैडिक ट्राइब, और जो तुर्क थे वो कौन थे? नोमैडिक ट्राइब थे। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया में वो भी जगह जहाँ पर स्टेप्स ग्रासलैंड जो पाई जाती है तुर्किस्तान में, वहाँ से आए थे ये लोग। नॉर्थ ईस्ट ऑफ द एरल सी अप टू द बॉर्डर ऑफ द चाइना, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द एरल सी के नॉर्थ ईस्ट जो अब कहाँ पर है? चाइना का बॉर्डर है। हु ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम, और ये लोग धीरे धीरे अपना जो भी इनका पुराना पूर्वजों का धर्म था उसको छोड़कर ये लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते चले गए। दे वर स्किल्ड राइडर एंड वॉरियर्स एंड एक्सटेंड द अब्बासी, और ये लोग कौन थे? इनको नई नई तरह की ट्रेनिंग दी गई, घोड़सवार थे, लड़ाकू थे, ये सब इस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, स्किल्स अपने अंदर डेवलप किए। उसके बाद अब्बासी सल्तनत में, अब्बासी आर्मी में ये एंटर होते चले गए। समानीद एंड बाईड, एडमिनिस्ट्रेशन एज स्लेव एंड सोल्जर। समानीद और बाईस का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था? जैसे कि गुलाम वगैरह हो या सोल्जर वगैरह, क्या एज स्लेव्स एंड सोल्जर्स, मतलब ये इनको ऐसे रखते थे जैसे गुलामों की तरह। इसमें कौन कौन थे? स्लेव्स थे, सोल्जर्स थे, राइजिंग टू द हाई पोजीशन ऑन द अकाउंट ऑफ देयर लॉयल्टी एंड द मिलिट्री एबिलिटीज़,
इसके अलावा वो लोग जिनको काफ़ी ऊंची पोजीशन थी और जो मिलिट्री एबिलिटीज़ जिनके अंदर पाई जाती थी और अपने काम को लेकर लॉयल भी थे। द गजनवी सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आल्प टैजिन। जो गजनवी सल्तनत है उसको आल्प टैजिन ने इस्टेब्लिश किया था 961 में एंड कंसोलिडेटेड बाय द महमूद ऑफ गजनी, और उसके बाद उसको महमूद ऑफ गजनी ने आगे बढ़ाया 998 से 130 तक। लाइक द बईज द गजनवीज वर अ मिलिट्री डायनेस्टी। बईज की तरह गजनवी भी एक मिलिट्री डायनेस्टी थी जिसकी जो आर्मी के लोग थे वो काफ़ी प्रोफेशनल थे, जो और कहाँ से आए थे, तुर्क से आए थे और इंडियंस से। वन ऑफ द जनरल ऑफ द महमूद वाज एन इंडियन नेम तिलक। जो महमूद ऑफ गजनी थे, महमूद ऑफ गजनी का एक जनरल था जो हिंदुस्तान के थे, उनका नाम था तिलक। बट दियर सेंटर ऑफ पावर वाज इन खुरासान। लेकिन महमूद ऑफ गजनी ने अपना सेंटर ऑफ पावर खुरासान और अफगानिस्तान में बनाया। द अब्बासी खलीफ वर नॉट राइवल बट अ सोर्स ऑफ अब्बासी जो खलीफ होते थे वो एक दूसरे के राइवल नहीं होते थे, बट उनमें भी लेजिटिमेसी रहती थी। मोहम्मद वाज कॉन्शियस ऑफ बीइंग द सन ऑफ स्लेव एंड द खलीफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थे कि एक गुलाम का लड़का और एक एंड वास और स्पेशली ईगर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सल्तनत फ्रॉम द खलीफ। और ये कि किसको सुल्तान का टाइटल मिला है, कहाँ, खलीफा की तरफ से। द खलीफ वाज विलिंग टू सपोर्ट द सुन्नी गजनवी एज अ काउंटर वेट टू शिटी पावर। खलीफ जो थे वो विलिंगली वो किसको सपोर्ट करते थे, वो सपोर्ट कर रहे थे गजनवी को। गजनवी कौन थे, गजनवी थे सुन्नी। गजनवी कौन थे, सुन्नी। और ये सपोर्ट क्यों करते थे, ताकि गजनवी और सुन्नी लोगों की पावर काफ़ी बढ़ जाए। बाकी बेटा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो हम आगे से नेक्स्ट वीडियो से में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।